दोस्तों, स्वागत है आपका दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म पर मैं दिवाकर सोनी आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय के बारे में बताऊंगा और हमारी यात्रा बड़ी रोचक रहेगी और इसके लिए मुझे आपके साथ की भी आवश्यकता होगी। सबसे पहले ही मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं आपको कि जो आजकल आरपीएससी का बदलता हुआ पैटर्न है और जो ट्रेंड जिस तरह से आरपीएससी का चेंज हो रहा है, उसी तरह से हमने हमारे नोट्स जो डिज़ाइन किए हैं, आप अभी देखेंगे क्लास क्लास में भी कि जो हमारे नोट्स जो डिज़ाइन हुए हैं वो बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिवली डिज़ाइन किए गए हैं। मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित ना हो के किसी डिपार्टमेंट की अगर कोई स्कीम है तो उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डेटा लिया गया है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों से लिए डेटा लिया गया है। हमारे चाहे राज्य सरकार का विभाग हो या केंद्र सरकार का विभाग हो या कोई गजट नोटिफिकेशन हो, वहाँ से रो डेटा जो मूल डेटा है उसको आधार बनाकर सुजस जो राजस्थान की एक बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है, उन सब से डेटा कलेक्ट करके और नोट्स कंपाइल किए गए हैं और वो आपको दिख भी जाएंगे कि नोट्स बनाने में कितनी मेहनत की गई है। और हमारा जो पहला टॉपिक जिससे हम आज स्टार्ट करेंगे वो है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। सूचना संचार प्रौद्योगिकी, जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो अगर शब्दों को अलग अलग तोड़ें, सबसे पहले सूचना, फिर संचार और फिर प्रौद्योगिकी। सूचना सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? कहीं ना कहीं किसी ने किसी से कुछ कहा तो वो इन्फॉर्मेशन दी। कई तरह की एजेंसी है जो सूचना देने का काम करती है, तो वो जो भी हम बात कर रहे हैं वो भी एक तरह की इन्फॉर्मेशन है। दूसरा होता है कम्युनिकेशन, उस बातचीत को, उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे, सामान्य भाषा में एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, वो कम्युनिकेशन है। और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी क्या चीज़ है? प्रौद्योगिकी है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए काम में ली जाने वाली तकनीक। इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे काम में ली जाने वाली तकनीक है प्रौद्योगिकी। अगर हम थोड़ा सा सूचना और सूचना की जो आजकल ये क्रांति चल रही है, इसके अगर इतिहास पे नज़र डालें तो सबसे पहले 1837 में सैमुअल मोर्स, आपने से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा सैमुअल मोर्स का, और एक मशीन होती है मोर्स कोड, जिसका मोर्स कोड मशीन का इस्तेमाल करते हुए टेलीग्राफ का आविष्कार किया था 1837 में। मैं आपको दिखा भी दूं यहाँ पे, ये मोर्स कोड मशीन है। जितनी भी स्पाई यूनिवर्स की जो मूवीज आती है, चाहे आप राजी देख लीजिए या रो आईबी, इनकी जो मूवीज आती है उनमें ये मशीन अक्सर दिखाई जाती है। ये एक कोडिंग होती है, इसके मैसेज कोडिंग पे आधारित होते हैं। जैसे इस मशीन को यहाँ से टैप किया जाता है, अगर कंटिन्यू 2 बार टैप करते हैं तो उसका एक अलग मैसेज जाता है, कंटिन्यू 3 बार टैप करते हैं तो उसका एक अलग मैसेज जाता है। तो सबसे पहले 1837 में सैमुअल मोर्स ने, 1837 में सैमुअल मोर्स ने, ये सैमुअल मोर्स हैं। और ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, इस साल के आरएस मेंस के क्वेश्चन पेपर में विज्ञान संबंधी नवाचारों पे एक प्रश्न पूछा गया था। उसमें सैमुअल मोर्स का मोर्स कोड की जो मशीन उसने इजाद की थी उसके बारे में लिखना था। ये मोर्स कोड मशीन, और ये इसके आविष्कारक कौन थे? सैमुअल मोर्स, 1837। इसके बाद भारत में कब टेक्नोलॉजी आई? भारत में 1851 के अंदर। देखिए, जब भी कोई चीज़ इजाद होती है या उस जगह पे आती है, किसी भी क्षेत्र में जब कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, तो हमें ये देखने की आवश्यकता होती है कि उस वक्त वहाँ क्या माहौल रहा हुआ होगा। जैसे 1851 में सबसे पहले डायमंड हार्बर से कलकत्ता के बीच में, जो जिसकी डिस्टेंस लगभग 48 किलोमीटर पड़ती है, वहाँ पे टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस किया गया था। अब 1851 में हमारे यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन थे? 1851 में हमारे यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी हमारे सब
1851 में हमारे जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस किया। और सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट किया, पहले बात करना बहुत मुश्किल था, लेकिन 1851 में आप देखिए उस वक्त भारत में क्या हालात रहे होंगे कि 48 किलोमीटर दूर हम मैसेज कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। एक जगह से डायमंड हार्बर से कलकत्ता के बीच में 48 किलोमीटर बीच में टेलीग्राफ का यूज करते हुए भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी के काल में मैसेज भेजा गया 48 किलोमीटर दूर, जो अपने आप में उस वक्त बड़ी क्रांतिकारी बात थी। इसके बाद भारत में टेलीप्रिंटर, इसके बाद टेलीग्राफ के बाद टेलीप्रिंटर आए। और टेलीप्रिंटर क्या किया करते थे, अगर शब्द से समझें अपन, टेली और प्रिंटर। टेली का मतलब होता है दूर, जैसे टेलीविजन, दूरदर्शन, दूर से प्रसारित हो रहे कार्यक्रमों को हम अपने घर बैठे देख पाते हैं, जिस उपकरण के माध्यम से देख पाते हैं वो होता है टेलीविजन। और टेलीप्रिंटर क्या होता है कि दूर बैठे हुए कहीं पे कोई मैसेज टाइप हो रहा है या मैसेज आ रहा है, तो उस मैसेज को हम हमारे प्रिंटर पे मुद्रित हो जाएगा। वो यही तकनीक टेलीप्रिंटर की थी। जैसे टाइप किया हुआ जो भी संदेश था उनको विद्युत तरंगों में बदलकर तार के माध्यम से भेजा जाता था। जो भी मैसेज था उसको विद्युत तरंगों में चेंज किया जाता था और फिर उसके बाद वायर्ड मीडियम से, तार के माध्यम से उसको भेजा जाता था। तार के माध्यम से भेजे जाने के पश्चात जो संदेश था हमारा वो दूरस्थ मशीन पर स्वतः ही मुद्रित हो जाता था। इसलिए इस मशीन का क्या नाम रखा गया, इस मशीन का नाम रखा गया टेली प्रिंटर। इसके बाद भारत में दौर आता है एक 1986 में दूरसंचार मिशन शुरू होता है। 1986 में कौन थे पीएम, आप जानते हैं 1986 में कौन थे पीएम? राजीव गांधी। जी हाँ, जो भारत में संचार क्रांति के कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करने वाले संचार क्रांति के जनक कहे जाते हैं इंदिरा गांधी के सुपुत्र राजीव गांधी। तो राजीव गांधी ने सबसे पहले दूरसंचार मिशन चलाया और उस दूरसंचार मिशन से हमारे भारत में आधुनिक जो दूरसंचार क्रांति हुई है उसकी नींव रखी गई। इसके बाद टेलीफोन आता है। टेलीफोन जो बेसिक लैंडलाइन वाला टेलीफोन था, उस टेलीफोन में अलग अलग तरह के मॉडल और वायर्ड मैसेजिंग हुआ करती थी। फिर उसके बाद उसकी एक खामी थी, अब तक जो भी संचार चल रहे हैं इनकी एक खामी ये थी कि हमें एक निश्चित स्थान पर ही जाके बात करनी होती थी। और आज के युग में हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी गाड़ी में जा रहे हैं बात कर सकते हैं, कहीं बस में जा रहे हैं बात कर सकते हैं, कहीं पे जो है आप ट्रेवल कर रहे हैं, आसमान में जा रहे हैं बात कर सकते हैं। तो ये किस तरह का संचार है? ये बेतार का संचार है। मतलब बिना तारों के संचार करने की तकनीक ही बेतार का संचार, वायरलेस कम्युनिकेशन। ओके, और सबसे पहले कौन सा आया था इसका कोई डिवाइस आप जानते हो कि वायरलेस कम्युनिकेशन में आफ्टर लैंडलाइन सबसे पहले जो आया था वो था पेजर। मोबाइल से पहले पेजर आया था जिसमें शॉर्ट मैसेज भेजे जाते थे पेजर में। फिर उसके बाद मोबाइल आया, फिर मास कम्युनिकेशन के लिए रेडियो और टीवी जैसे जो है संसाधनों का विकास हुआ। ये हिस्ट्री है, ये आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन ये आवश्यक है कि एक माइंडसेट कि हमारा कहाँ से और कहाँ तक हमने किस तरह का सफ़र तय किया है और आज हम किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं। जो हम 6G तक पहुँच चुके हैं, तो कहाँ से पहुँचे हैं? 2837 सेमुअल मोर्स कोड, जिन चीज़ों को हैक नहीं किया जा सकता था, और वहाँ से वायरलेस कम्युनिकेशन तक आ चुके हैं। तो अब हमारा मेन टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन टॉपिक है सबसे पहले आईसीटी में। आईसीटी को अगर देखें तो मैंने जैसे बताया आपको, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। एक इंफॉर्मेशन को अगर रफली हम सोचें कि इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है, तो इंफॉर्मेशन वो होती है जो एक आदमी दूसरे आदमी को देता है, किसी भी चीज़ के संबंध में देता है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन का क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं? सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्रिएट होनी चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जैसे व्हाट्सएप पे आप कोई इमेज डालते हैं या किसी एआई प्लेटफॉर्म पे, जैसे आजकल गूगल के जेमिनी का ट्रेंड चल रहा है, उस जेमिनी पे लोग अपने तरह तरह की जो है फ़ोटोज़ को एडिट कर रहे हैं। वो भी एक तरह की सूचना है, वो भी एक तरह की इंफॉर्मेशन है, वो भी एक तरह का डेटा है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले क्रिएशन,
जब हम किसी फोटो को, किसी आवाज़ को जब एक जगह से दूसरी जगह पे भिजवाने के लिए उसको डालते हैं, तो डालने के बाद क्या होता है, वो उसके सर्वर पे जाके स्टोर हो जाती है। स्टोरेज संबंधी कुछ इश्यूज हैं जो हाल ही के करंट अफेयर्स में काफ़ी चर्चा में रहे हैं। एक मैं आपको बात बता दूं कि ये डायनेमिक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का नेचर स्टैटिक नहीं है। तो आप लोग अखबार पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, और साथ के साथ अपने दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको जोड़ के चलिए। इससे जितना आप जोड़ेंगे, जैसे कि हमारे कौन कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, मेटा हो गई, जिसके व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इन सब कंपनियों के जो स्टोरेज है, डेटा स्टोरेज है, वो कहाँ होते हैं? वो डेटा स्टोरेज होते हैं यूएस के अंदर। और डेटा इज द न्यू फ्यूल, नरेंद्र मोदी जी का कथन है, डेटा इज द न्यू फ्यूल। इस तरह की जो जो कोटेशंस आते हैं, और मोदी जी की तो आप देखिए विशेष तौर से कुछ अलग ही निकाल के लाते हैं वो, तो इनको याद रखा कीजिए। जो भी आंसर राइटिंग करेंगे हम, उन आंसर राइटिंग में या ऐसे राइटिंग में ये बड़े काम में आते हैं। ये जो कोटेशंस होते हैं, लाइक डेटा इज द न्यू फ्यूल, ये फैंसी लाइंस कहलाती है, और ये फैंसी लाइंस बड़ी काम में आती है। तो जिसके पास डेटा का अधिकार है उसके पास बहुत कुछ अधिकार है। आप भंडारण में देखिए, भंडारण हमारे भारत देश में लगभग 150 करोड़ लोगों की जनसंख्या के वाले देश का जो डेटा है वो भारत से बाहर जो है स्टोर किया जा रहा है। जी, तो हमारी जो जितनी भी सोशल मीडिया कंपनी है और दूसरी जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, कम्युनिकेशन जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वो अपना भंडारण, डेटा का भंडारण बाहर करती हैं, जिससे हमारा साइबर सिक्योरिटी या डेटा ब्रीच का इशू पैदा होता है, हमारी निजता के अधिकार का हनन होता है। तो स्टोरेज संबंधी ये एक करंट अफेयर की बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि चाहे आरएस प्री हो, मेंस हो, पुलिस एसआई हो, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन सभी एग्जाम्स में आईसीटी जैसा टॉपिक लगभग समान रूप से और कंटिन्यू पूछा जाता है। और इसके जितने भी गहराई वाले जो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हम सभी को कवर करेंगे। जब हमारा चैप्टर खत्म होगा उसके बाद एक क्लास सिर्फ क्वेश्चंस की होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए कि इंफॉर्मेशन का तीसरा पार्ट होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? प्रोसेसिंग उसे कहते हैं कि जैसे आपके पास एक सेट ऑफ डेटा है, लेकिन उस सेट ऑफ डेटा में आपके पास काम की चीज़ बहुत थोड़ी सी है, आपको उस काम की चीज़ को निकालना है, तो मतलब उस चीज़ को प्रोसेस करना पड़ेगा, उस डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा। आप इसे यूँ समझ लीजिए, जैसे हमारे पास एक कक्षा के विद्यार्थियों का डेटा है। अब उस कक्षा के विद्यार्थियों के डेटा में से हम ये जानना चाहते हैं, उस इन्फॉर्मेशन में से हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितनी गर्ल्स हैं या कितने बॉयज़ हैं। अब अगर हम सिर्फ बॉयज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो गर्ल्स के डेटा को हटाना पड़ेगा। ये जो हटाने की प्रक्रिया है यही प्रोसेसिंग है, जिससे हम उस डेटा में से, उस सूचना में से हमारे काम की चीज़ें निकाल पाते हैं। वही क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग कहलाती है। तो सूचना 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 के तीन महत्वपूर्ण जो प्रोसेस उससे जुड़े हुए अंग हो गए सृजन, भंडारण और प्रोसेसिंग, मतलब प्रसंस्करण, ठीक है। तो इस आधार पे अगर हम सूचना की परिभाषा देना चाहें कहीं पे लिखने के लिए, अगर सूचना को अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सूचना को कहेंगे हम कि सार्थक और प्रसंस्कृत आंकड़ों को ही सूचना कहा जाता है। सार्थक और प्रसंस्कृत आंकड़ों को ही सूचना कहा जाता है। प्रसंस्कृत आंकड़े मतलब आप समझ गए होंगे कि प्रोसेसिंग की गई है आंकड़े में से, लेकिन सार्थक होनी चाहिए। सार्थक इस इन मायनों में वो सार्थक होनी चाहिए कि अगर आप देखें कि मुझे चाहिए डेटा एक क्लास से संबंधित, और अगर मुझे मिल जाता है डेटा जलवायु से संबंधित, तो क्या एक जो डेटा जो अध्ययन करने वाला है, क्लास की डेमोग्राफी का अध्ययन करने वाला है, उनकी स्टूडेंट्स का अध्ययन करने वाला है, उसके लिए जलवायु का डेटा क्या उपयोगी होगा? वो डेटा तो है लेकिन उसके लिए उपयोगी नहीं है, उसके लिए वो सार्थक नहीं है। इसलिए हमारे रेलेवेंट, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, और दूसरी बात प्रोसेस्ड होनी चाहिए। इसके बाद आता है उस इन्फॉर्मेशन को हमें अपने पास नहीं रखना, उस इन्फॉर्मेशन को हमको ट्रांसमिट करना है, उस इन्फॉर्मेशन को हमको कम्युनिकेट करना है, उस इन्फॉर्मेशन को हमको एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना है, उस इन्फॉर्मेशन को हमें आपस में साझा करना है।
तो कितनी तरह से ये सब चीज़ें संचार के ही माध्यम हैं, संचार के ही रूप हैं। जैसे आपसे मैं सूचना साझा कर रहा हूँ, जो सब्जेक्ट संबंधी सूचना है उसको मैं साझा कर रहा हूँ, तो ये हुआ संचार, हमारे बीच में संचार। अगर हम आमने सामने रूप फिजिकली आपस में बैठे हुए होते तो हमारे बीच में सूचना का आदान प्रदान हो रहा होता, मैं कुछ कहता और आप कुछ कहते हैं, ठीक है। तो संचार अगर देखा जाए तो संचार में सामान्यतया सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करना संचार है, कम्युनिकेशन है। और उसमें या तो सूचना साझा की जाती है या आदान प्रदान की जाती है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन के जो है 3 पार्ट हमने पढ़े। सबसे पहला है सृजन, दूसरा है भंडारण, स्टोरेज किस में किया जाता है इंफॉर्मेशन का, सबने आपने सर्वर का नाम सुना होगा, सर्वर स्टोरेज के काम में आता है। और स्टोरेज क्यों किया जाता है, एक बात ये भी आप इंपॉर्टेंट है कि स्टोरेज क्यों किया जाता है। आखिरकार इन्फॉर्मेशन को स्टोरेज इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके उसमें से अपने संबंधित सूचना को छाटा जाता है, निकाला जाता है उसमें से काम की इन्फॉर्मेशन को। पहला काम तो ये किया जाता है। दूसरी बात, जब भी अगर कोई हमने काम की जानकारी स्टोर करते हैं तो काम की जानकारी, या जैसे पहले डायरी का चलन चलता था कि हम इंपॉर्टेंट नंबर्स को लिख के रख लेते थे ताकि जब भी हमें काम पड़े तो हम उस नंबर को तुरंत निकाल लें। बस वही काम यहाँ पे स्टोरेज में होता है, ताकि जब भी हमें कोई आवश्यकता पड़े उस डेटा की, उस इंफॉर्मेशन की, उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की, तो हम उसे अपने भंडारण में से जाके और निकालना है, स्टोरेज में से जाके निकालना है। तो वो डेटा हमेशा सेव रहता है, वो पेड सर्विस होती है, वो एक बड़ा फील्ड है। उसके बारे में जब हम और अच्छे से डीप में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको उस बारे में। और तीसरा प्रोसेसिंग आप समझ गए हो कि डेटा की छटनी की जाती है उसके अंदर प्रोसेसिंग में, ठीक है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट जो पार्ट है कम्युनिकेशन में क्या क्या हुआ, ट्रांसमिशन, मतलब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे भिजवाना, कम्युनिकेशन, ठीक है। साझा करना मतलब डेटा को कई सारे जो है जगहों पे साझा किया जा रहा है। और डेटा का आदान प्रदान मतलब 2 लोग आपस में जो है डेटा को आदान प्रदान कर रहे हैं, या 3 लोग आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, एक ग्रुप वाले सभी मिलकर आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा इसका पार्ट आता है टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी। कौन कौन सी ऐसी जो है टेक्नोलॉजी है जिनका हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। सबसे पहले देखें वाईफाई और लाईफाई। वाईफाई आप सभी परिचित होंगे वाईफाई शब्द से। वाईफाई क्या होता है, वाईफाई होता है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी अगर आप जानते हैं तो उसके आधार पे क्या आप लाईफाई की जो फुल फॉर्म बता सकते हैं कि लाईफाई क्या होता है। ये होता है वायरलेस फिडेलिटी। तो ये क्या होगा, लाइट फिडेलिटी। क्या होता है ये, लाइट फिडेलिटी। वाईफाई का सेटअप कैसा होता है कि वाईफाई के सेटअप में एक राउटर होता है जो कि जिसमें कि वायर्ड कनेक्शन होता है, और उस वायर्ड कनेक्शन में एक बिल्डिंग से आपको इंटरनेट, एक बिल्डिंग में उस राउटर से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, वो तो होता है वाईफाई। अब अगर उस इंटरनेट को लाइट के माध्यम से प्रोवाइड किया जाए, किसी ऐसे प्रकाश स्रोत के माध्यम से उस इंटरनेट को भेजा जाए, तो वो कौन सी तकनीक कहलाएगी, वो कहलाएगी लाईफाई। अब आखिरकार इसका यूज़ क्यों, वाईफाई है हमारे पास ऑलरेडी, हम चाहे कोई लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा हो, चाहे अपने घर पे किसी ने वाईफाई राउटर लगा रखा हो किसी भी कंपनी का, तो वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। लेकिन लाईफाई क्यों लाई गई, तो एक तो ये सस्ती तकनीक है, लाईफाई जो तकनीक है वो सस्ती तकनीक है, और ये वीएलसी टेक्नोलॉजी पे आधारित है। वीएलसी टेक्नोलॉजी होती है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। कौन सी टेक्निक होती है इसकी, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे यह आधारित होती है। आप देखें कि ये लाइट के थ्रू कम्युनिकेट करे, जो हमारा इंटरनेट आएगा, कम्युनिकेशन होगा, वो लाइट वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो लाइट वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन होगा, तो इसकी कोई कमी भी है क्या, सस्ती है,
तीव्र है। तीव्र क्यों? क्योंकि प्रकाश की गति से जो है डेटा का ट्रांसमिशन होगा, इस वजह से तीव्र है। वाईफाई में इतनी स्पीड नहीं आती जितनी लाईफाई में आएगी। लेकिन इसकी कोई आपके नेगेटिव पॉइंट भी है क्या? आप मुझे बताओ कि एक बिल्डिंग के अंदर अगर हम एक राउटर लगा दें तो पूरी बिल्डिंग में वाईफाई का कनेक्शन नेटवर्क आता है कि नहीं आता? आता है। लेकिन क्या अगर हमारे पूरे घर में एक रूम में अगर हम बल्ब जला दें तो पूरे घर में प्रकाश होता है नहीं होता है? या सिर्फ उसी रूम में प्रकाश होता है? सिर्फ उसी रूम में प्रकाश होता है। प्रकाश का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि प्रकाश दीवारों को पार नहीं कर सकता। प्रकाश दीवारों को पार नहीं कर सकता। इसलिए अगर हम लाईफाई टेक्निक का यूज़ करते हैं तो ये सस्ती है, तेज है, लेकिन हर रूम के लिए हमको इंटरनेट के एक अलग सोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब हर रूम में एक अलग राउटर लगाने की जरूरत पड़ेगी। आप इसे यूँ समझिए, ठीक है। और दूसरी बात, इसको जो है ये अधिक सुरक्षित भी होती है लाईफाई, लेकिन दीवारों को पार नहीं कर पाने की वजह से इसकी थोड़ी रेंज सीमित हो जाती है। तो ये वाईफाई और लाईफाई हुए। इसके बाद दूसरी हमारे पास आता है सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे परम, एरावत जो आजकल चल रहे हैं, परम 8000 काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। एरावत एक जो एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर है, एरावत, जो कि एक एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर है और वर्तमान में भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, जिसको कि सीडेक पुणे ने बनाया है। ये जीके का प्रश्न है जो आरएस जैसी परीक्षा में ऑलरेडी पूछ लिया गया है और किसी भी परीक्षा में दोबारा पूछा जा सकता है, क्योंकि आरपीएससी का ये पैटर्न है कि आरएस का जो क्वेश्चन है वो एसआई में पूछ लिया जाता है, फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया जाता है, थर्ड ग्रेड में पूछ लिया जाता है। इसलिए हम सिर्फ उस जो प्रतियोगिता विशेष है उस पर ही फोकस नहीं रहेंगे, हम सभी तरह के प्रतियोगिताओं के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा अध्ययन जो है कॉम्प्रिहेंसिव हो, व्यापक हो और समावेशी भी हो। तो एरावत एक सुपर कंप्यूटर है, एरावत। जब सुपर कंप्यूटर का टॉपिक हम पढ़ेंगे अच्छे से तो हम और भी इसके जो वेरिएंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इससे भी ऊपर चीज़ आजकल चल रही है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटर वो होता है जो क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। इसके बाद हमारी तीसरी टेक्निक है आरएफआईडी। आरएफआईडी क्या होती है? क्या होती है फुल फॉर्म आरएफआईडी की? आरएफआईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो आरएफआईडी का प्रैक्टिकल यूज क्या है? हमारे दैनिक जीवन में आरएफआईडी कहाँ दिखाई देती है? आरएफआईडी जैसे किसी भी कोई भी जो कंटेनर है वो सामान लेके जा रहा है तो उसको उसकी मॉनिटरिंग में आरएफआईडी का यूज़ होता है। दूसरा अगर हम देखें जो ज़्यादा प्रचलित अगर यूज़ देखें वो होता है, आपकी गाड़ी जब जाती है तो टोल टैक्स पे रुकती है कि नहीं रुकती है? ऑटोमेटिक टोल कट जाता है, किससे कटता है? फास्टैग से। फास्टैग से वो टोल कैसे जो रीडर है वो फास्टैग को कैसे रीड कर पा रहा है? आरएफआईडी के थ्रू। आरएफआईडी लगा होता है आपके फ्रंट विंड स्क्रीन पे, वो आरएफआईडी टैग होता है। तो फास्टैग के पीछे की तकनीक कौन सी है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब देखें हम चौथी हमारी जो कम्युनिकेशन की टेक्निक है वो है एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जब आरएफआईडी ऑलरेडी चल रही है तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन की जरूरत क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन है जो ये भी आपके रोज़मर्रा के जीवन में देखने को मिलती है। आप कहीं भी किसी भी मार्ट पे गए, आपने कोई सामान खरीदा, वो बार कोड से स्कैन करेगा और उसकी डिटेल जो है कंप्यूटर पे सामने आ जाती है। तो बार कोड स्कैनर इतना दूर नहीं रखा जा सकता। बार कोड स्कैनर जब तक उसकी रेंज में नहीं आएगा, पास नहीं आएगा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक उसको रीड नहीं किया जा सकेगा। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन है? वो टेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन पे। या मेट्रो का कार्ड ले लीजिए आप, जो भी लोग मेट्रो में सफ़र करते हैं वो मेट्रो के रीडर के पास अपना कार्ड ले जाते हैं और थोड़ी सी डिस्टेंस पे ही वो कार्ड को रीड कर लेता है और आपके लिए दरवाजे खोल देता है। वो भी किसका एग्जाम्पल है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन का, ठीक है। इसके बाद
कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी चल रही है हमारे पास सेलुलर टेक्नोलॉजी, जो मोबाइल के अंदर टेक्नोलॉजी है वर्तमान में 5G। आज लगभग सभी लोग 5G यूज़ कर रहे हैं और 6G भी जो है ट्रायल मोड पे चल रहा है। कुछ विकसित देशों में 6G आ भी चुका है। ठीक है, तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन की? 5G और 6G। 1G से लेके आज हम 6G और अब 7G भी जो है डेवलपिंग मोड में है। इसके बाद आता है स्पेस इंटरनेट। स्पेस इंटरनेट क्या होता है? वायर्ड इंटरनेट पढ़ा हमने वायरलेस इंटरनेट भी पढ़ा। अब तीसरा और जो सबसे एडवांस है वह है स्पेस इंटरनेट। स्पेस इंटरनेट जैसे कि एलन मस्क को जानते होंगे आप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में बड़ी बड़ी प्रभावी भूमिका में थे और वर्तमान में जो है उनसे उस सरकार से अलग हो चुके हैं। उनका जो कंपनी है स्पेस एक्स, क्योंकि स्पेस के संबंध में बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स भी जाती है। फाल्कन 9 रॉकेट का नाम आपने सुना होगा, जो कि सबसे शक्तिशाली रॉकेट है दुनिया का। उस स्पेस एक्स ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया है। अब स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या काम करता है? स्टारलिंक प्रोजेक्ट का मतलब है कि आज से लगभग 50 साल पहले हम एक दूसरे से इस तरह का कम्युनिकेशन इमेजिन भी नहीं कर पाते थे। कहीं पे जो है किसी का रिश्तेदार या कहीं दूर चला गया तो उससे कैसे बात होगी, सिर्फ लेटर्स और चिट्ठी का ही ज़माना था। लेकिन अब कम्युनिकेशन है कि हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी अभी भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ बाध्यताएं हैं। और ये बाध्यताएं किस तरह की है? ये बाध्यताएं इस तरह की है कि अगर मैं समुद्र में जहाज पर हूँ तो वहाँ पर तो नेटवर्क आता ही नहीं है। अगर मैं रेगिस्तान में हूँ तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं है। अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। तो फिर वहाँ पे कम्युनिकेशन किस तरह से पहुँचाया जा सकता है? वहाँ पे भी कम्युनिकेशन पहुँचाया जा सकता है, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है। किस तरह से किया जाएगा? वो किया जाएगा सैटेलाइट के थ्रू। एलन मस्क ने इस क्रांतिकारी विचार को लेके स्टारलिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। और इस प्रोजेक्ट में पृथ्वी की जो निचली कक्षा है LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट, LEO लोअर अर्थ ऑर्बिट, इस लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर लगभग 10 से 11,000 सैटेलाइट छोड़े जाएंगे, जिसमें से भी 5 से 6,000 सैटेलाइट छोड़ दिए गए हैं। और अभी इन सैटेलाइट्स ने, क्योंकि रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उसमें यूक्रेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, तो वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड करने में, जहाँ पे राहत पहुँचानी थी उन जगहों को लोकेट करने में बहुत मदद की है। तो आप समझ सकते हैं कि, और ये भारत में भी जो है एयरटेल और जियो के साथ अपना MOU और समझौता करके और इसने प्लान लॉन्च कर दिए हैं। मतलब भारत में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है स्टारलिंक प्रोजेक्ट, तो आप भी इसका मजा ले सकते हैं। साथ ही हमारी टेक्नोलॉजी है AI क्या होती है? AI की अगर फुल फॉर्म देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आज के ज़माने में तो शायद ही कोई आदमी होगा जो AI को जो है नहीं जानता हो, क्योंकि गिबली इमेज का ट्रेंड चला था। सब लोग जो है गिबली इमेज या चैट GPT नाम से जो है परिचित हैं, सबके सब परिचित हैं लगभग कि चैट GPT क्या होता है, या माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, या गूगल का जेमिनी, जिसका वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है। गूगल के जेमिनी ट्रेंड चल रहा है वर्तमान में, अलग अलग तरह की जो है पिक्चर्स आ रही है। तो वो ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है? AI की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब इंटेलिजेंस क्या चीज़ होती है? इंटेलिजेंस वो चीज़ होती है जिसके आधार पे एक मनुष्य सोचता है, समझता है, विचार करता है, तर्क करता है और फिर किसी निर्णय पे पहुंचता है। वो उसकी इंटेलिजेंस होती है। और अगर ये इंटेलिजेंस, ये होती है नेचुरल इंटेलिजेंस जो हर इंसान के अंदर रहती है, और एक होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीन के अंदर रहती है, जो उसको सिखाई जाती है एल्गोरिथम के थ्रू, अनुभवों के थ्रू, बार बार हिट एंड ट्रायल, गलती करके सीखता है और फिर वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है। तो वो क्या है तकनीक? AI। ठीक है, AI के भी कई सारे जो है वर्जन्स आ चुके हैं। आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको ऐसे में अथवा रिटर्न में भी जो है AI के ऊपर लिखना पड़ सकता है। तो आप इस पर्सपेक्टिव से हमेशा सोचा कीजिए, जब भी हम इन सब टेक्नोलॉजीज़ को इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। अभी सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको।
एक होता है बिग डेटा, मतलब बहुत बड़े सेट ऑफ डेटा के साथ जब उसमें से कोई पैटर्न खोजा जाता है और हमारे काम की जो भी रिसर्चर है वो अपने काम की चीज़ें निकालता है, तो वो बिग डेटा की टेक्नोलॉजी कहलाती है। ठीक है। हमारी दूसरी टेक्निक है क्लाउड कंप्यूटिंग, और इससे ही मिलती जुलती टेक्निक है एज कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सुना है आपने? जब लगभग 1990-2000 के आसपास जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, तब हमने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी समय आ सकता है कि कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बिना ही हमारा काम हो जाए। और ये संभव किससे हो पाया है? ये संभव हो पाया है क्लाउड से या क्लाउड कंप्यूटिंग से। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम क्यों रखा गया क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम इसलिए रखा गया क्लाउड कंप्यूटिंग क्योंकि आप समझिए कि क्लाउड है, बादल है एक, उस बादल के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको स्टोर कर दिया गया है, उनको न सिर्फ भंडारित किया गया है, स्टोर किया गया है, अपितु इंस्टॉल भी किया गया है। वो अपने आप में एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेटेड है। आप अपने कंप्यूटर में जाके और सिर्फ क्लाउड का एक्सेस लेते हैं, मोबाइल से भी क्लाउड का एक्सेस ले सकते हैं, और आप विंडोज़ वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करके iOS पे वर्क कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? क्लाउड के थ्रू वर्क कर सकते हैं। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना क्लाउड ने आसान बना दिया है। अगर किसी गाने को आपको उसको फॉर्मेट चेंज करना है या कोई भी आपको टिपिकल या जटिल कार्य करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके संबंध में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास है क्लाउड का एक्सेस, और क्लाउड में वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप जाएंगे, ओपन करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे क्लाउड को, और वहाँ से जाके वो काम कर लेंगे। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड को। कुछ होते हैं तो फ्री क्लाउड होते हैं, और कुछ जो है पेड क्लाउड होते हैं जो कि थर्ड पार्टी वाले अपने सर्विस देते हैं, आउटसोर्स करते हैं। उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है एज कंप्यूटिंग। आखिरकार एज कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग में डिफरेंस क्या है? जब ऑलरेडी हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छा चल रहा था तो एज कंप्यूटिंग लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये एक पर्सन है, ये इस क्लाउड का एक्सेस है इसके पास, या इधर देख लेते हैं हम। ये एक पर्सन है, इसके पास इस क्लाउड का एक्सेस है। इस क्लाउड में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह ये सब इंस्टॉल हो रखे हैं। जब भी इसको कोई रिक्वायरमेंट होगी, ये कहीं से भी एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, वो रिक्वेस्ट जाएगी और इसकी रिक्वेस्ट फुलफिल होके आएगी और आउटपुट मिलेगा। यहाँ से इनपुट देगा और यहाँ से उसको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये इसका एक सेल मान लो, एरिया मान लो, ये है क्लाउड। अगर जो हमारा रिक्वेस्ट जो जनरेट कर रहा है यूज़र, ये कौन है? यूज़र। अगर इस यूज़र के पास ही हम हमारा स्टोरेज रख दें, क्लाउड की पोजीशन, एक बड़ा क्लाउड नहीं हो कि एक छोटा क्लाउड अगर इसके पास ही होगा, तो ये इसकी रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी और वापस से इसकी रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी और रिक्वेस्ट वापस से यहाँ आ जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा या यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा? सीधी सी बात है, अगर कम डिस्टेंस, अगर इन्फॉर्मेशन को, हमारे रिक्वेस्ट को अगर कम डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी तो लेटेंसी पीरियड कम हो जाएगा। लेटेंसी पीरियड कम हो जाएगा तो हमें सर्विस मिलेगी फास्ट। तो सर्विस फास्ट देने के लिए एक छोटा क्लाउड उसकी जो उसका सर्कल है उसकी एज पे, उसके किनारे पे हम स्थापित कर देंगे। तो ये कहलाएगी एज कंप्यूटिंग। क्या कहलाएगी? ये एज कंप्यूटिंग। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्या कहलाएगा? क्लाउड कंप्यूटिंग। समझ में आ गई आपको बात? एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में मेन डिफरेंस किस चीज़ का है? मेन डिफरेंस है लेटेंसी का। मेन डिफरेंस है लेटेंसी का। क्लाउड में लेटेंसी थोड़ी ज़्यादा रहती है और एज में लेटेंसी कम रहती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने तो वास्तव में क्रांति ला दी। अगर थोड़ा सा इस टर्म को डिकोड करें हम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, तो थिंग्स का मतलब क्या होता है? वस्तुएं। और इंटरनेट का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। इंटरनेट मतलब नेटवर्क। अगर वस्तुएं, जो वस्तुएं हैं हमारी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ये सारी वस्तुएं एक नेटवर्क से जुड़ जाएं
तो क्या होगा? तो वही होगा जो आज हो रहा है, जहाँ पे भी आईओटी यूज हो रही है कि एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब का जो है हम रोशनी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसकी जो ब्राइटनेस है उसको कम ज़्यादा कर देते हैं, उसका कलर चेंज कर देते हैं। स्मार्ट एलईडी बल्ब जो आ रहे हैं, हम घर पे बैठे बैठे और अपना अगर बाहर विंड हमको कहीं पे भी जो है ट्रेवल करने जाना है और गर्मी के दिन है, तो अंदर बैठे बैठे ही जो है कार की एप्लीकेशन ऑन करते हैं और कार का एसी ऑन कर देते हैं। ये किससे हो रहा है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, आईओटी से। हम घर से ऑफिस चले गए और घर का एसी ऑन रह गया, हमारा फ्रिज ऑन रह गया, या कोई और चीज़ है जो हमें बंद करनी थी और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो हम उसको वहीं से बंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क पे, वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब थिंग्स का नेटवर्क। तो कितना सहज बना दिया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने, हमारा जीवन कितना सहज बना दिया है। जी, तो हम पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी, हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं, देखें कि आईसीटी। तो आईसीटी हमने पढ़ा कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। आईसीटी में विभिन्न प्रकार की तकनीक सम्मिलित है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना के सृजन, भंडारण, प्रसंस्करण, विकास और संचरण, साझा और आदान प्रदान करने हेतु उपयोग में लाई जाती है। अगर कहीं पे जो भी रिटर्न एग्जाम्स होते हैं उनमें आईसीटी का इंट्रोडक्शन देना हो, सूचना का वर्तमान में जो है सूचना प्रौद्योगिकी और उसकी क्रांति के संबंध में हमें लिखना हो, तो हम अपनी भूमिका के अंदर इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि सृजन है, भंडारण है, प्रसंस्करण है, विकास है, संचरण है, साझा है और आदान प्रदान है। ये सब आईसीटी को पूरी तरह से, आईसीटी की पूरी तरह से जो है व्याख्या करते हैं, उसको बयां करते हैं। ठीक है, और इसके लिए कौन कौन से हैं डिवाइस, उपकरण कौन कौन से हैं? डिवाइस है जैसे कि मोबाइल फोन, सेलुलर टेक्नोलॉजी हम देखा था, कंप्यूटर, टीवी, रेडियो। ठीक है, सूचना, सार्थक एवं प्रसंस्कृत आंकड़ों को, सार्थक एवं प्रसंस्कृत आंकड़ों को ही सूचना कहा जाता है। ये सामान्यतया जो जिनके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं उनके लिए तो नहीं, बाकी जो मेंस लिखेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि सूचना किसे कहते हैं। सार्थक एवं प्रसंस्कृत आंकड़ों को ही सूचना कहा जाता है। ठीक है, संचार किसे कहते हैं? संचार सामान्य भाषा में समझाया था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना का संप्रेषण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना का संप्रेषण ही संचार है। और संचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संप्रेषण ही क्या कहलाता है? संचार। ठीक है, अब देखिए आप संचार के प्रकार। संचार के प्रकार अगर थोड़ा सा भी हम दिमाग लगाएं तो संचार किस तरह का हो सकता है, कितनी तरह से हो सकता है, किस किस तरह से आखिरकार संचार हो सकता है। सूचना एक जगह से दूसरी जगह पे किस किस तरह से भेजी जा सकती है, बताइए आप, दिमाग लगाइए, सोचिए। संचार क्या सिर्फ बोलना ही संचार है? क्या सिर्फ बोलना ही संचार है? क्या सिर्फ बोलना ही संचार है, या और भी मीडियम्स हो सकते हैं संचार के, कम्युनिकेशन के, अपनी बात को कहने के? कोई है जो गाकर कहता है, कोई है कुछ लोगों को हंसाकर कहता है। संचार के अलग अलग माध्यम, मतलब सबसे पहला माध्यम जो वर्बल होता है, वर्बल, जैसे कि मैं आपसे संचार कर रहा हूं, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं आपसे। कैसे कर रहा हूं मैं? हमारा जो कम्युनिकेशन है, मैं बोल रहा हूँ और मेरी बात आप तक पहुंच रही है, सूचना एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच रही है, तो मतलब संचार कंप्लीट हो रहा है, संचरण हो रहा है, सूचना का संचरण हो रहा है। कोई नेताजी भाषण दे रहे हैं, वो वहां पे भी संचार है, वो अपनी भावनाएं वो जो अपनी विचार हैं वो जनमानस में प्रसारित कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब संचार है। ठीक है, आप देखिए संचार, अगर कोई म्यूजिक से अपनी भावनाओं को अपने दर्शकों तक, अपने श्रोताओं तक प्रेषित कर पा रहा है, तो वो भी संचार है। अगर आपने पीके मूवी देखी होगी जिसमें वो कहता है कि हर एक ही वर्ड को अगर अलग अलग तरीके से बोला जाए तो उसके अलग अलग मीनिंग्स निकलते हैं। अच्छा, 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 एक ही वर्ड को अलग अलग बोला जाए तो उसके अलग अलग मीनिंग
निकलते हैं। तो ये संचार के अलग अलग प्रकार हैं। तो पहला संचार मौखिक संचार, जिसमें कि भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, और बिना भाषा के अमौखिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होता है? किसी को हम दूरी पे खड़े हुए आदमी को अपना हाथ हिलाते हैं, वेव करते हैं, मतलब वो समझ जाता है, या तो हेलो या बाय, दोनों में यही जो है सामान्यतया हाव भाव इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी को बुलाने के लिए संचार, दूसरा समझ जाता है कि मुझे बुला रहा है, तो इशारों से, हाव भाव से। आपने दूरदर्शन पे न्यूज़ देखी हो अगर प्राइम टाइम की, तो जो मेन एंकर होता है उसके साथ कॉर्नर में जो मूक बधिर होते हैं उनके लिए हाव भाव के साथ न्यूज़ प्रसारित की जाती है। तो जो मूक बधिर होती है उनकी जो साइन लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज इशारों और हाव भाव से जो जिस चीज़ को बताया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो भी संचार का एक माध्यम है। तो मौखिक संचार, अमौखिक संचार, और एक तीसरा होता है लिखित संचार। लिखित संचार में क्या होता है? जैसे कोई आपको टेक्स्ट मैसेज भेजता है, कोई आपको व्हाट्सएप भेजता है, कोई आपको जो है एक्स पे मैसेज भेजता है, कोई आपको व्हाट्सएप पे कोई इंस्टाग्राम पे भेजता है, कोई ईमेल करता है, कोई लेटर का यूज़ करता है। ये सब किस तरह का माध्यम है? इन सब चीज़ों में लिखित रूप से जो है संचार किया जा रहा है, लिखित रूप से कम्युनिकेशन किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे अपने जो मैसेज है, अपनी इंफॉर्मेशन है, उसको सेंड किया जा रहा है। ठीक है, तो संचार के 3 प्रकार कौन कौन से हो गए? बोलिए आप। मौखिक संचार, अमौखिक संचार और लिखित संचार। मौखिक जिसमें जैसे बातचीत भाषण हो गए। अमौखिक में क्या होता है? इशारों और हाव भाव का यूज किया जाता है। और लिखित जैसे पत्र हो गया, ईमेल हो गए, तो ये सब कौन सा हो गया? लिखित संचार। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं संचार की आधारभूत प्रणाली पे। संचार की आधारभूत प्रणाली ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, और इसमें भी खास करके ये 2 टर्म, एक तो ट्रांसड्यूसर और एक मॉड्यूलेटर, इन पे जो है पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को देखिए, बड़ी आसानी से हम इसको याद कर लेंगे, बहुत ही सिंपल मेथड से हम इस चीज़ को याद कर लेंगे, और आप भूलेंगे भी नहीं, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संचार की आधारभूत प्रणाली मतलब बेसिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे जो मेरी बात आप तक पहुंच रही है, जहां से मैं बोल रहा हूं वहां से आप तक बात पहुंच रही है, तो कैसे पहुंच रही है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, आखिर कौन कौन से डिवाइस यूज हो रहे हैं, आखिर कौन कौन सी प्रक्रियाएं यूज हो रही है जिससे कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है, आखिर उसका सिस्टम क्या है। सबसे पहले इनपुट सिग्नल। अब इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी इतनी सी है कि मेरा मित्र रहता है बेंगलोर के अंदर, और मैं काफ़ी वर्षों के बाद जो है अपने मित्र की याद आई और मित्र को भेजना चाहता हूँ मैं यहाँ की बनने वाली एक स्पेशल मिठाई, जो राजस्थान की जो मिठाई है वो मैं अपने मित्र के पास भेजना चाहता हूँ जो बेंगलोर में रहता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा बताइए? उस मिठाई को किस तरह से भिजवाऊँगा? मैं मिठाई लेके आता हूँ। सबसे पहले अगर जो मिठाई है जिसे हम खाते हैं, क्या वो ऐसे ही भेज देते हैं यूं की यूं, या उसको डिब्बे में पैक करके भेजते हैं? मतलब ट्रांसपोर्ट के लायक बनाते हैं सबसे पहले उसको, ताकि वो ख़राब नहीं हो, डिस्टोर्ट नहीं हो, उसमें किसी तरह की जो है मक्खी मच्छर या गंदगी कचरा नहीं हो, हमारा मैसेज जो ओरिजिनल है वो डिस्टोर्ट नहीं हो। इस तरह से उसको ट्रांसपोर्टेबल बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो उसको डिब्बे में पैक किया जाता है। डिब्बे में पैक करने के पश्चात हम क्या करते हैं? उस मिठाई को हमको कहाँ भिजवाना है? बेंगलोर, राजस्थान से बेंगलोर। तो अब भेजने के कई तरह के माध्यम है। जैसे कहीं पे आपको कोई चीज़ भिजवानी हो तो आप साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, मोटरसाइकिल का यूज़ कर सकते हैं, आप कार का यूज़ कर सकते हैं, रेल का यूज़ कर सकते हैं, आप हवाई जहाज़ का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो रॉकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। आपका जितना अधिकार है उतना कर सकते हैं आप। तो आप बताइए आप किसको चूज़ करेंगे? किसको जो है आप चूज़ करेंगे कि आपकी मिठाई खराब हुए बिना कम से कम समय में अच्छी अवस्था में वहाँ तक पहुँच जाए? मोटरसाइकिल का कि एरोप्लेन का? बताइए, मोटरसाइकिल का कि एरोप्लेन का? या कोई साइकिल भी चूज़ करना चाहता है?
एरोप्लेन का यूज़ करना चाहेंगे आप, ताकि बिना खराब हुए हमारी मिठाई जो है, जो उसका गंतव्य है वहां तक पहुंच जाए अपने ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, अब वहां जाने के बाद क्या होगा, वो मिठाई अगर वायुयान में हमने भेजी है तो वायुयान में से बाहर निकालेंगे उस मिठाई के डिब्बे को, और संबंधित जो मेरा दोस्त है वहां तक दे के आएंगे, और फिर वो मिठाई में से मिठाई के डिब्बे में से मिठाई निकालेगा और उसको मिठाई मिल जाएगी। ठीक है, सामान्य प्रक्रिया है। अब यही देखिए आप यहाँ पे कैसे होता है। सबसे पहले हमारा इनपुट सिग्नल होता है जो कि हमारी मिठाई थी। इनपुट सिग्नल कौन सी थी, हमारी मिठाई। उसको हम डालते हैं ट्रांसड्यूसर के अंदर। ट्रांसड्यूसर क्या चीज़ होती है, ट्रांस ट्रांस ट्रांस, ये वर्ड बोला कीजिए आप बार बार, ट्रांस। कोई वर्ड आपके क्लिक होना चाहिए कि ट्रांस क्या चीज़ होती है। ट्रांस होती है रूप परिवर्तन करने वाली चीज़। ट्रांस होती है रूप परिवर्तन करने वाली चीज़। मिठाई ली हमने, मिठाई को हमने कन्वर्ट कर दिया, मिठाई के बॉक्स में रख दिया, तो उसका हो गया रूप परिवर्तन। अब मिठाई का बॉक्स जो है उसको खराब होने से बचाएगा। बाहरी जितने भी एक्सटर्नल इम्पैक्ट उस पर आते, उसका शेप डिस्टोर्ट हो जाता या कुछ और होता, उन सबसे कौन बचाएगा, उसको मिठाई का डिब्बा बचाएगा। ठीक है, और ये सब क्या कौन काम करेगा, ये ट्रांसड्यूसर करेगा। इसको इससे कन्वर्जन का काम कौन करेगा, ट्रांसड्यूसर। तीसरा आता है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या होता है, मॉड्यूलेटर क्या होता है, ये मिठाई का डिब्बा है, इसको हमने किस में भिजवाया था, मिठाई के डिब्बे को भिजवाया था हमने एरोप्लेन के अंदर। मिठाई के डिब्बे को हमने भिजवाया था एरोप्लेन के अंदर। ठीक है, ये एरोप्लेन के अंदर भिजवाया था हमने मिठाई के डिब्बे को। तो एरोप्लेन पे बिठाने का काम कौन करेगा, मॉड्यूलेटर। अब आपने साइकिल की जगह एरोप्लेन को क्यों चूज किया, क्योंकि कम से कम समय में अच्छी अवस्था में हमारा मैसेज, हमारा सामान वहां तक पहुंच सके। तो यहाँ पे मॉड्यूलेटर क्या काम कर रहा है, जो हमारा ओरिजिनल इनपुट है, सबसे पहले हमारा इनपुट सिग्नल ट्रांसड्यूसर में डाला। ट्रांसड्यूसर में क्या होता है, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद उसको हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव पे बिठाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव पे बिठाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव पे क्यों बिठाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव होगी वो उतने ही कम समय में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इसको एक कैरियर वेव पे बिठा दिया जो कि हाई फ्रीक्वेंसी की थी। हाई फ्रीक्वेंसी समझ गए आप एरोप्लेन के उदाहरण से। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या होता है, ट्रांसमीटर को कहते हैं प्रेषित्र। क्या कहते हैं ट्रांसमीटर को, प्रेषित्र। ट्रांसमीटर को हिंदी में कहते हैं प्रेषित्र, मतलब किसी भी चीज को प्रेषित करने वाला, प्रेषित्र। अब ये यहाँ से इसको उड़ने की अनुमति देगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो संबंधित मीडियम में ट्रांसमीटर से जाएगा रिसीवर के एंड पे। रिसीवर कौन होता है, अभिग्राही। जो ग्रहण करने वाला वो होता है वो कौन होता है, अभिग्राही। ठीक है, रिसीवर के पास आ गया, रिसीवर के पास डीमॉड्यूलेटर लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा हुआ था, मॉड्यूलेटर। यहाँ पे क्या लगा हुआ था, मॉड्यूलेटर। ठीक है, अगर आप मॉड्यूलेटर की फंक्शनिंग समझ गए, अगर आप मॉड्यूलेटर की फंक्शनिंग समझ गए, मॉड्यूलेटर की फंक्शनिंग समझ गए तो आप डीमॉड्यूलेटर की फंक्शनिंग भी समझ जाएंगे। मॉड्यूलेटर ने क्या काम किया था, मॉड्यूलेटर ने काम किया था उस मिठाई के डिब्बे को हमको कहाँ भिजवाना है, एरोप्लेन में। एरोप्लेन से बाहर निकालने का काम कौन करेगा, डीमॉड्यूलेटर। जो मॉड्यूलेटर काम कर रहा है उसका उल्टा काम करेगा डीमॉड्यूलेटर। फिर उसको मैसेज को भिजवाएंगे हम ट्रांसड्यूसर के अंदर। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर वापस से उसका रूप परिवर्तन करेगा, मिठाई के डिब्बे में से मिठाई निकालेगा। तो अपने ओरिजिनल जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल से हमने सबसे पहले ट्रांसड्यूसर की मदद से यहाँ पे हमारा जो इनपुट सिग्नल था उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया था। ट्रांसड्यूसर की मदद से इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया था। इलेक्ट्रिक सिग्नल को वापस से हम अपने ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे जो हमारा आउटपुट सिग्नल रहेगा। वापस से ट्रांसड्यूसर का यूज हुआ। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया आपको। सबसे पहले इनपुट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसड्यूसर को हमने एरोप्लेन पे बिठाना है, हाई फ्रिक्वेंसी की कैरियर वेव पे बिठाना है मॉड्यूलेटर को हमको ट्रांसमीटर पे भेजना है। ट्रांसमीटर करेगा क्या, ट्रांसमीटर सेंड करेगा, एक मीडियम के अंदर सेंड हो गया, जैसे कि हवा में उड़ के चला गया, वो मीडियम है उसका। ठीक है, वो पहुंच गया रिसीवर के एंड पे, पहुंच गया। रिसीवर के एंड पे पहुंचने के बाद क्या हुआ, डीमॉड्यूलेटर उस हवाई जहाज में से वो डिब्बा निकाला। तो मॉड्यूलेटर ने कैरियर हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर पे बिठाया था। ठीक है, बैठ गया था, पहुंच गया, ट्रांसमीटर ने भेज दिया, मीडियम से पहुंच गया रिसीवर के एंड पे। ठीक है, अब डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, इस हाई फ्रिक्वेंसी की कैरियर वेव को अलग करेगा।
हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव को अलग किया, हमारा मैसेज मिल गया इलेक्ट्रिक सिग्नल। इलेक्ट्रिक सिग्नल को वापस से हमको ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ट्रांसड्यूसर के थ्रू, बस, और हमको आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा अपना। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। ये इनपुट सिग्नल क्या हो सकता है? कोई इमेज हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है, इमेज हो सकती है, ध्वनि हो सकती है, ऑडियो हो सकता है। तो इनपुट सिग्नल कुछ भी हो सकता है। एक होता है ट्रांसड्यूसर, इनपुट संकेत से इनपुट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में और इलेक्ट्रिक सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में, इनपुट को इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक को आउटपुट में। ठीक है, ये कौन करेगा? ट्रांसड्यूसर करेगा। आपको इस तरह के जो फ्लो चार्ट्स हैं इनको याद रखो आप। अगर आपके ये दिमाग में रहेंगे तो लंबे समय तक आप चीज़ों को भूलोगे नहीं। इनपुट संकेत ट्रांसड्यूसर में जाते हैं, विद्युत संकेत में कन्वर्ट होता है, वापस से ट्रांसड्यूसर में जाता है, और आउटपुट संकेत में हमको यहाँ पे हमारा आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से चले थे हम इनपुट से और आउटपुट मिल गया। ठीक है, इसके बाद आता है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या काम कर रहा था? हाई फ्रिक्वेंसी की कैरियर वेव पे बिठाने का काम कर रहा था, मतलब वायुयान एरोप्लेन में बिठाने का काम कर रहा था। विद्युत संकेत को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों पर अध्यारोपित करता है। अध्यारोपण की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर प्रेषित्र, इसमें लगा हुआ एंटीना संकेतों को माध्यम में प्रेषित करता है और ध्वनि को ट्रांसड्यूसर की सहायता से तो मीडियम में जो है सेंड करने का काम कौन करता है? ट्रांसमीटर करता है, उसमें एंटीना लगा रहता है। अब अगर यहाँ पे एंटीना लगा हुआ है तो सीधी सी बात है कि रिसीवर के एंड पे भी एक एंटीना लगा होगा, रिसीवर के एंड पे भी एक एंटीना लगा होगा जो उसको ग्रहण करेगा। तो रिसीवर होता है अभिग्राही जो माध्यम से संकेत प्राप्त करता है। ठीक है, डिमोड्यूलेटर क्या होता है? मैंने समझाया आपको, मॉड्यूलेटर और ट्रांसड्यूसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको याद रखेंगे। आप चाहे 3rd ग्रेड में हो, चाहे 1st ग्रेड में हो, पुलिस एसआई में हो, आरएस प्री के अभ्यर्थी हो, आरएस मेंस के अभ्यर्थी हैं, या इवन आरएस इंटरव्यू में भी जो टेक्निकल बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनसे पूछ लिया जाता है कि बताइए ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है। तो आपको इतना सा हिंट पता होना चाहिए कि ट्रांस का मतलब होता है रूप परिवर्तन, हमारे इनपुट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला ट्रांसड्यूसर। आप बताइए कि मॉड्यूलेटर क्या काम करता है? मॉड्यूलेटर जो हमारी जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जिसको हमने कन्वर्ट किया है ट्रांसड्यूसर की मदद से, उसको एक हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव पे अध्यारोपण करने वाला, सुपर इम्पोज करने वाला कौन? मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो मॉड्यूलेटर और ट्रांसड्यूसर, इनको विशेष तौर से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए किस युक्ति का, किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? वो होती है मोडेम। मोडेम क्यों? MODEM। मोडेम की अगर हम स्पेलिंग देखें तो मोडेम है MODEM। मोडेम इज MODEM, MODEM। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये एक ऐसी राउटर मोडेम आपने देखा होगा, इंटरनेट जहाँ चलता है वहाँ देखा होगा, कम्युनिकेशन जहाँ भी हो रहा है, मॉड्यूलेशन होता है, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव पे बिठा के भेजता है, और डीमॉड्यूलेशन होता है मतलब उससे उतारने का काम करता है। दोनों काम एक ही युक्ति कर लेती है, एक ही उपकरण कर लेता है, और उस युक्ति को क्या कहते हैं हम? मोडेम। ठीक है, आज का अपना क्लास का समय हो चुका है, तो एक बार हम रिवाइज करेंगे जो हमने पढ़ा है उस चीज को, एक बार हम जो है रिवाइज करेंगे। उस चीज को तो सबसे पहले हमने जो है शुरुआत की थी हमारे विषय की, आज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से। इंफॉर्मेशन में आपको क्या याद रखना था? याद करो इंफॉर्मेशन में क्या याद रखना था? क्या याद करना था इंफॉर्मेशन में? सार्थक एवं प्रसंस्कृत आंकड़ों को ही सूचना कहा जाता है। आप बोलिए मेरे साथ, दोहराइए कि सार्थक एवं प्रसंस्कृत आंकड़ों को ही सूचना कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन, सूचना में हमने देख लिया था कि क्रिएशन होता है, उसका भंडारण होता है, और क्रिएशन होता है, भंडारण होता है, और उसका प्रसंस्करण होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है? कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन या तो आदान प्रदान किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना सामान्यतया संचार या साझा किया जा सकता है।
और उसकी टेक्नोलॉजी जो मेन आपके 4-5 टेक्नोलॉजीज़ हैं, वाईफाई हो गई, लाईफाई हो गई, एआई हो गई और बिग डेटा हो गया। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। हम बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन की क्लास थी। इसके आगे हमने देखा था संचार का जो बेसिक प्रणाली और संचार के प्रकार देखे थे। सबसे पहले कि एक मौखिक संचार होता है, एक अमौखिक संचार होता है और एक लिखित संचार होता है। ठीक है, मौखिक संचार जिसमें कि मौखिक रूप से जो है सूचना का आदान प्रदान किया जाता है, अमौखिक में हाव भाव और इशारों से किया जाता है और लिखित में लिखित रूप से किया जाता है। और सूचना की आधारभूत संचार के आधारभूत जो प्रणाली थी उसमें दो टर्म कौन सी इंपॉर्टेंट थी, ट्रांसड्यूसर और मॉड्यूलेटर। इनपुट आया था, इनपुट का रूप परिवर्तित किया किसने, ट्रांसड्यूसर ने। ट्रांस शब्द का मतलब वही लगता है सामान्यतः जहाँ रूप परिवर्तन होता है। ट्रांसड्यूसर के बाद सेकंड को हम कौन करने वाला होता है, मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी की वेव पे आपके इनपुट को अध्यारोपित करेगा और अध्यारोपण करने के बाद ट्रांसमीटर पे जाएगा। ट्रांसमीटर पे के पास क्या है, एंटीना, और एंटीना क्या करेगा, उसको जो भी उसका प्रॉपर मीडियम है उसमें सेंड कर देगा और वो पहुंचेगा किस एंड पे, रिसीवर या अभिग्राही के एंड पे। रिसीवर के पास भी एंटीना लगा हुआ है, वो मैसेज को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद किसके पास भेजेगा, डिमोडुलेटर के पास। वो विमान से उतारेगा, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव को अलग करेगा। आपके पास आ गया आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल। इस इलेक्ट्रिक सिग्नल का क्या होगा, वापस से ट्रांसड्यूसर में डालेंगे, हमको हमारा आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आज हमने की और आप हमारे साथ बने रहिए, क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। और जो मटेरियल है आपको, जो इसका पीडीएफ है, ये भी टॉपिक खत्म होने पे जो है आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, टेलीग्राम एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब के जो है कमेंट सेक्शन में भी आपको जो है उपलब्ध करवा जाएगा। धन्यवाद।